नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के आज के इस विशेष अंक में दर्शकों आपका स्वागत और अभिनंदन है। आप जैसा जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा उत्तराखंड की एक ऐसी शख्सियत से आपका साक्षात्कार करवाते हैं जिनका कि समाज के विभिन्न हिस्सों में योगदान रहा हो। तो आज ऐसे ही जिस शख्सियत से हम आपकी बातचीत करवाने वाले हैं वो हैं डॉक्टर अरुण कुकसाल, एक समाज विज्ञानी, एक लेखक, चिंतक और घुमक्कड़, और विभिन्न सांस्कृतिक मुद्दों पर पिछले 4 दशक से वो अपनी लेखनी से लोगों को जागृत करते रहे। तो डॉक्टर अरुण कुकसाल, आपका स्वागत है हमारे इस आज के विशेष कार्यक्रम में। नमस्कार आपका। तो अरुण, मैं जैसे आपके पिछले 40 वर्षों का जो मैं कैरियर देखता हूँ, जो फलक देखता हूँ, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, आपका जो प्रारंभिक जीवन है, वो कहाँ और किस रूप में बीता, परिवार की स्थिति के बारे में कुछ हमारे दर्शकों से अपने अनुभव साझा करने का काम करेंगे। जी जरूर। मेरा जन्म एक चामी गांव है पौड़ी गढ़वाल के आसपास शिवपट्टी में, वहाँ हुआ जी। प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय कंडार पांडी में हुई जी। पिता क्योंकि सरकारी नौकरी पे थे तो इस कारण एक माँ बीच में बीमार सी रही, और जैसा कि एक बहुत पहले से ट्रेंड चला आ रहा है, कुछ समय बाद हम लोग गांव से निकल के और रुद्रप्रयाग में आ गए जी। फिर मेरी प्राइमरी एजुकेशन रुद्रप्रयाग से हुई। उसके बाद मैं जोशीमठ, पिताजी का ट्रांसफ़र हुआ जी, तो 8वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर पिता का ट्रांसफ़र हर 2 साल में, 1.5-2 साल में हो जाते थे। फिर काशीपुर में पढ़ा जी, फिर टिहरी में पढ़ा। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए फिर अल्मोड़ा ट्रांसफ़र हुआ पिताजी का, तो हम अल्मोड़ा चले गए। फिर रानीखेत मेरे वो रहा, फिर वापस इस तरीके से रहा। तो लगभग मैं लगता है 14-15 विद्यालयों में और 4-5 यूनिवर्सिटीज़ उसमें मेरे शिक्षाएं हुई। तो पहले से एक घुमक्कड़ी का और एक जीवन जो रहा शिक्षा में भी, इस घुमक्कड़ी का शायद इसीलिए आपके लेखन में बहुत स्पष्ट प्रभाव भी देखने को मिलता है। जैसे मैं आपकी कुछ पुस्तकों को भी देख रहा था। तो अरुण, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो आपका प्रारंभिक जीवन था और इसके बाद जिस तरीके से आप SCERT में आए, जो एक इनोवेशी नवाचारी कार्यक्रम था, और 8 वर्ष तक आपने इस उत्तराखंड राज्य की जो माध्यमिक शिक्षा है उस शिक्षा के संवर्धन में और उसका जो हमारा पाठ्यक्रम का भी आप एक हिस्सा रहे हैं। किस तरह की अध्ययन यात्रा थी आपकी? शुरुआती दौर में जैसे लगभग 80 के करीब में मैंने MA इकोनॉमिक्स से गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया जी। और क्योंकि शुरू जो 70 का दशक है, अगर आप देखें तो 1970 से 1980 के दशक के बीच के जो हम लोग किशोर अवस्था के लोग रहे होंगे, तो उस समय सबसे ज़्यादा जन आंदोलन और जन जागरूकता के लिए चिपको में, उसी दौर में चिपको भी था, नशा नहीं दो, रोजगार। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी का आंदोलन भी बड़ा महत्वपूर्ण। तो उसमें हम 5वीं 6वीं में पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं पता था, लेकिन हमें पता था कि कोई ऐसा कुछ है। उसके बाद फिर चिपको आंदोलन सुंदरलाल जी के, बहुगुणा जी के नज़दीक रहे, क्योंकि टिहरी में रहे, और उनके बड़े भाई गोपालराम बहुगुणा जी हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। जी। तो सुंदरलाल जी से सीधे संवाद हुआ। उनकी चिपको यात्राओं में हम लोग अक्सर शनिवार इतवार को रहा करते थे जी। तो वो एक दौर रहा। लेकिन उस सब के बावजूद भी एक ऐसा था कि हम पहाड़ को या अपने समाज को बहुत गहराई से नहीं जानते हैं। अगर हमें समझना होगा तो फिर मैं एक रोजगार के लिए भी हो सकते हैं और एक शोधार्थी के रूप में भी हो सकते हैं, एक जिज्ञासु रूप में गिरि विकास अध्ययन संस्थान हमने ज्वाइन किया। और तो आपको भी ध्यान होगा कि आपने सन 86 में जब गिरि विकास अध्ययन लखनऊ को ज्वाइन किया था, रिसर्चर के रूप जो में, बड़ा एक उत्तर प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में, और इसकी अध्ययन यात्राएं भी थी जी। और ठीक 30 साल के बाद भी आपने 75 जो उत्तराखंड के गांव थे उस समय, उनका जो सामाजिक आर्थिक अध्ययन कर इस राज्य सरकार को जो संस्तुतियां दी अपनी, किस तरीके का ये संवाद और किस तरह की यात्राएं कितना उपयोगी थी और कितनी ऊर्जावान उस समय के लोगों को करती थी, जागृत करती थी? हाँ, जब 85 के करीब हमने गिरि विकास अध्ययन संस्थान में एक ट्रेनर और एक रिसर्चर के रूप में जब हमने अपनी सेवाएं शुरू की, तो बहुत सारे युवा हमसे थे, जिसमें प्रदीप टमटा जी जो सांसद रहे,
चंद्रशेखर तिवारी जी जो लाइब्रेरी के हैं, दीवान नगर कोटी जो अब नहीं है स्कॉलर, तो बहुत सारे 8 लोग थे। प्रोफेसर वीके जोशी जी प्रोफेसर वीके जोशी जी जो अभी दून लाइब्रेरी के संस्थापक रहे हैं। जी। तो एक जो सब और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण ये था कि पर्सपेक्टिव प्लान फॉर हिल एरियाज, उसमें उत्तर प्रदेश का हिल एरियाज के रूप में हम लोग को थे। तो हम लगभग 6 महीने मान सकते हैं कि लगभग हम 6 महीने लगभग 170-80 दिन तक की एक यात्राएं, जो कि ज़्यादातर पद यात्राएं थी उस समय, गढ़वाल कुमाऊं के क्योंकि बस से ही जाना होता था और बहुत ज़्यादा सड़कें नहीं जी। तो हम सब मित्रों ने की और लगभग 76 गांव में गए, 15 ब्लॉक के गढ़वाल कुमाऊं। तो वो जब यात्रा की तो फिर उस अध्ययन यात्रा को हमने लिपिबद्ध भी, फिर हमने उसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। तो एकदम फिर मैं आज के दौर में 2016 में एक विचार आया मित्रों में कि 30 साल पहले जो हमने जौनसार भाबर को देखा था, 3 साल पहले जो हमने उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ को देखा था, दूर दराज के गाँव हालातों में क्या परिवर्तन आया, चलो एक बार फिर से उस यात्रा को करते हैं, उन्हीं गाँव में फिर जाए, उन्हीं गाँव में कोशिश करते हैं कि उन्हीं गाँव में जाएं और कोशिश करें कि उन्हीं रास्तों से जाएं, उन्हीं पत्थर में, उसी घर में रुके, उसी व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें और उन सब चीज़ों को, और वही फॉर्मेट हो, जो क्वेश्चनर था हमारा वही लगभग था जी। तो अब 8 लोग तो 86 में थे, तो ये तो संभव नहीं था कि सब लोग साथ चल पाते, लेकिन मैं और चंद्रशेखर तिवारी जी ने वो यात्रा की। हम 76 गांव में तो नहीं जा पाए, लेकिन मान सकते हैं कि 50 या 45-50 गाँव में हम लोग गए और उन गाँवों को 30 साल पहले का हमने याद किया जी। और फिर उन दोनों का एक तुलनात्मक रूप में लेकर के एक पुस्तक के रूप में 3 दशकीय यात्रा के रूप में सामने लाए लोगों को। और ये खुशी की बात है कि जो रिसर्चर हैं और जो नीति नियंता हैं उन्होंने उस किताब को बढ़ावा दिया और बहुत सारी चीज़ें आई। तो उसमें ये चीज़ें भी आई कि इन 30 सालों में 86 से 2016 तक हमने बहुत सारे प्रगतियां की, बहुत सारे विकास के आयाम हुए, लेकिन कुछ चीज़ें छूटी भी हैं परिवर्तन के रूप में, जिनको कहा जा सकता है कि आने वाले समय पे उसको किस तरीके से सुधार कर सकते हैं। ये बात का परिवर्तन या उस सामाजिक ढांचे या आर्थिक ढांचे में जो परिवर्तन था, किस तरह का देखते थे आप उसको? दोनों तरीके, एक सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से निश्चित रूप से पहले से ज़्यादा जागरूकता बनी है, सकारात्मक पक्ष ज़्यादा बढ़े हैं, नेगेटिव अपनी जगह है, लेकिन अगर हम इन टोटलिटी में देखें तो हम आगे बढ़े हैं। वो बात अलग है कि बहुत सारी चीज़ें वो नहीं रही, लेकिन हम अगर इस 30 साल की यात्रा इस उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़े हैं, जन जागरूकता बढ़ी है, आदमी की समझ बढ़ी है, लेकिन जो एक ग्लोबल एरिया है, जो उपभोक्तावादी जो वो है, वो हमारे गांव में भी आई, जहाँ पर इस विकास तो उसके प्रभाव से हम बच नहीं सकते। तो ये एक हमें मानना पड़ेगा कि किस तरीके से हम रोक सके अपनी जो पैतृक या जो हेरिटेज रूप से चली आ रही है, उन चीज़ों को किस तरीके से रोक करके, वो थोड़ा सा कमज़ोर पक्ष रहा हमारा। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े, हम रोजगार के क्षेत्र में भी कह सकते हैं आगे बढ़े हैं, हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, लेकिन जितना होना चाहिए और जिस गुणात्मक तरीके से होना चाहिए, मात्रा तो परिवर्तन तो बहुत आए, माने लेकिन क्वालिटेटिव रूप से हम लोग नहीं आ पाए। और उस सब के लिए ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय इसको और आगे परिष्कृत करे। अरुण, मैं देखता हूँ कि आपका जब मैं पूरा जीवन परिचय देखता हूँ तो एक लोगों की बड़ी धारणा है आपके प्रति कि डॉक्टर अरुण कुकसाल स्वयं में पहाड़ को लेकर चलते हैं, वो आपकी रचनाओं को देखते हैं। और शायद यही था कि पहाड़ संस्था ने जिस तरीके से जी जो हिमालयी सरोकारों पर केंद्रित रही है, उनकी यात्राओं में भी अस्कोट से आराकोट तक आपने कई बार कई विभिन्न चरणों में शामिल हुआ। जी हाँ। गिरि अध्ययन विकास संस्थान के बाद ये दूसरी महत्वपूर्ण यात्रा मुझे दिखाई देती है। जी हाँ, जी हाँ। किस तरीके का अनुभव और किस तरीके का अध्ययन इस दौरान आपका रहा? और इसी क्रम में आपने अभी हाल में ही एक दूधातोली की यात्रा की थी जो ब्यास घाट तक, तो वो भी मैं सोचता हूँ कि सन 82 के बाद इस तरह का समग्र अध्ययन पहली बार आया। तो किस तरह की चुनौतियां थी और उस अध्ययन की आज के संदर्भ में उपादेयता क्या देखते हैं आप? देखिए, जो अस्कोट आराकोट यात्रा 74 से शुरू होती है जो हर 10 साल में, हाँ, 25 मई से 8 जुलाई तक जी। हर 10 साल में 25 मई से लेके 8 जुलाई 45 दिन की यात्रा होती है। और एक संयोग है कि इसके भी जो प्रेरणा जो दी वो सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दी।
और उस समय के 4 युवा थे, डॉक्टर शेखर पाठक, शमशेर बिष्ट, कुंवर परसून और प्रताप शेखर, जिसमें 3 लोग दुर्भाग्य से अब नहीं है और डॉक्टर शेखर पाठक हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो हर 10 साल में ये यात्राएं होती थी। बहुत ज़्यादा इस पे जाएंगे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मूलतः यही था कि हम अपने समाज में रहते हुए भी समाज को नहीं जान पाते हैं जब तक कि हम उस व्यक्ति के उन हालातों में न पहुँचें। हम एक बाहरी आवरण को तो देख लेते हैं, लेकिन व्यक्ति के अंदर जो गांव में रह रहा है, जब तक हम उसके साथ शेयरिंग नहीं करेंगे, उसकी जैसी स्थितियों में नहीं रहेंगे, तब तक। तो ये इसका एक मकसद था। और हर 10 साल में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को पीछे बढ़, हम जीवन में ये करते हैं कि आगे तो बढ़ते रहते हैं, लेकिन कभी एक ऐसा क्षण भी हमारा जीवन में होना चाहिए कि हम पीछे पलट के देखें कि हम कहाँ से चले आए और किन किन जगह पे हमने किन किन पड़ावों पर क्या गलतियाँ की और क्या हम देख के और क्या हम आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये यात्राओं का रहता है। मेरा सौभाग्य है कि कुछ यात्राओं में, पूरी यात्राओं में तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ में मेरी सहभागिता रही। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि जो पिछले 2024 में हुई, जो 50 साल 1974 से शुरू हुई, 50 वर्ष हुए। हाँ, तो 2024 में 50 साल पूरे हुए और छठी यात्रा थी वो 45 दिन की। उसमें मैं एक प्रमुख रूप से एक यात्री के रूप में शामिल हुआ। पवाली काठा से बूढ़ा केदार। तो पवाली काठा से लेकर के बूढ़ा केदार की यात्राएं थी, वो बहुत सारे, उसको मैंने लिपिबद्ध भी किया, एक किताब भी उसके संदर्भ में आ रही है। बहुत सारी बातें हैं। और उसमें जैसे आपने इस यात्रा का जिक्र किया, तो एक चीज़ है, जैसे बूढ़ा केदार एक क्षेत्र है, तो बूढ़ा केदार पहले केदारनाथ और गंगोत्री बार के एक मुख्य पड़ाव था, उसके रूप में जाना जाता है। लेकिन उसके अलावा जो बूढ़ा केदार की जो बहुत बड़ी उपलब्धि, प्रसिद्धि है, वो जो हमको समाज को बतानी चाहिए थी। देखिए योगेश जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में जो पिछले लोगों ने बहुत खराब क्या किया है वो तो हमको पता है, लेकिन जो अच्छे काम किए उनको हम अच्छे व्यापक फलक में नहीं ला पाए। ये हमारी एक कमजोरी रही है, चाहे नीति नियंत्रण की रही हो, चाहे हमारे समाज की हो। बूढ़ा केदार एक ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे 3 परिवार 12 साल तक, पंडित नौटियाल, क्षत्रिय राणा और शिल्पकार परिवार, 3 परिवार एक साथ 12 साल तक एक ही चूल्हे में और एक ही भाइयों की तरह रहे, सब परिवार बच्चों के साथ। ये समरसता पहाड़ की, ये एक समरसता पहाड़ की है, वो उस 50 के दशक में। 50 के दशक। और इस बात को हमें बहुप्रचारित करना चाहिए। विश्व में शायद ही ऐसी घटना हुई हो, और कम से कम हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं है, जहाँ जातीय इतना विभेद है कि एक पंडित सरूले ब्राह्मण, एक क्षत्रिय थोकदार ब्राह्मण और शिल्पकार ब्राह्मण। तो ये तीनों, धर्मानंद नौटियाल जी, बहादुर सिंह राणा जी और भरपूर नगवान जी, ये तीनों परिवार 12 साल तक एक साथ रहे। एक साथ उनकी शेयरिंग, वो अपना अपना काम करते थे, लेकिन खाना पीना रहना जैसे लोग भाई रहते हैं, उनके परिवार रहते हैं, बच्चे पैदा हुए, बच्चे और अभी तक उन तीनों परिवारों में ये सामाजिक समरसता है बनी। अब जाकर के वो पाठ्यक्रमों में आई, हमें लगता है। तो ये सोचने, इस बात को बहुत गहराई से हमको, या बहुत व्यापक फलक में वो नहीं है। तो इस यात्रा में हमने अपने मित्रों को जब बताया तो उनको आश्चर्य हुआ इस बात का। तो ये था इस यात्रा में एक चीज़ हम ये किया था कि एक 45 दिन की यात्रा हर कोई नहीं कर सकता। आज के समय के दौर में इतना 45 दिन निकालना हर एक के लिए संभव नहीं। तो ये कोशिश की गई कि छोटी छोटी यात्राएं करें। हम अपने नज़दीक जहां हम हैं वहीं पे हम 2 दिन की, 5 दिन की यात्रा जितना कर सकते हैं। तो ये दूधातोली यात्रा उसी का तो उसमें एक थीम रखी गई थी कि पानी जो है एक आज के विश्व संकट के रूप में और बर्मुखता से आए। तो ये कोशिश की गई कि हमने जो जितनी गंगा की, जो जब हम पहाड़ के नदियों की बात करते हैं तो गंगा हमारे दिमाग में आती है, लेकिन गंगा से इतर जो नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, टॉन्स है, सहायक नदियाँ, तो हमारे जैसे हमारे इलाका नयार, तो नयार एक केवल नदी नहीं है, नयार एक पूरी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विरासत के रूप में, केवल नदी नहीं है। तो दूधातोली से लेकर के और ब्यास घाट पे वो समाप्त होती है। कितने दिन की यात्रा थी? वो हमारी करीब 10 दिन की यात्रा थी और हम 100 किलोमीटर की यात्रा थी। तो पूर्वी और पश्चिमी नयार, 2 नयार हैं, आप इसको बढ़िए ना, और वो मुरली कोठा से निकल करके और आगे जाकर के 2 भागों में बंटती है और फिर वो ब्यास घाट में मिलती है। तो हमारे 2 लोगों को वो रहा। मेरा सहयोग ऐसा रहा कि मैं दोनों यात्राओं में रहा। पहले मैं पश्चिमी नयार यात्रा में रहा, फिर पूर्वी नयार यात्रा में रहा, और फिर उस नयार को हमने उसके हालचाल को देखने की कोशिश करी।
तो चिंताजनक स्थिति तो है। संस्तुतियां भी क्या सरकार को दी? जी हाँ, बिल्कुल, इसकी एक बुक में आ रही है और कुछ संस्तुतियां हम अपने लेवल पे किया तो जिला प्रशासन इस बीच, क्योंकि जैसे आपको होगा कि सतपुली में झील बन रही है या बहुत सारे मत्स्य के पालन आ रहे हैं, तो बहुत सारे सुझाव उसमें हैं जिनको लेकर के, क्योंकि नयार को बचाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नयार एक ऐसा क्षेत्र जो 3-4 लाख लोगों के आबादी का क्षेत्र है, 100 किलोमीटर का इसका, और ये हमारी सभ्यता और संस्कृति बिल्कुल राठ वाला जो इलाका है, जो राठ का इलाका है, राठ क्षेत्र का पूरा सांस्कृतिक और पूरा आर्थिक परिप्रेक्ष्य है। और अभी भी सबसे ज़्यादा ये है कि वहाँ के गांव में अभी उस हिसाब से पलायन नहीं है। जैसे हमारे जौनसार भाभर का इलाका है, ठीक उसी तरीके का इलाका है राठ का क्षेत्र, जो समृद्ध है। उन गांव में जाके लगता ही नहीं था, हमको लगता था कि, मैंने लिखा भी है, घुलेक गांव है, तो मुझे लगा कि मैं अपने 40 साल पुराने अपने गांव में चला है, कि जैसे पहले मेरे गांव में 40 साल पहले की स्थितियां थी, बच्चे दौड़ रहे हैं, लोग खेतों से आ रहे हैं, महिलाएं दूध वो निकाल रही हैं, सामाजिक जीवन शाम के टाइम पे वो था। लेकिन आज मेरे गांव में नहीं है वो स्थितियाँ, लेकिन मुझे अपना गांव जैसा नजर आया उसमें। तो ऐसे घुलेक जैसे बहुत सारे गांव हैं, लेकिन उनकी भी समस्याएं अब धीरे धीरे बढ़ रही हैं, क्योंकि बाजार गांव में आ गया, नजदीक सड़क पहुंच रही है, बाजार पहुंच रही है, और गांव शहर चला गया। देखिए एक ना शहर गांव में आ गया। आपको एक घुमक्कड़ी के नाते यही विशेष रूप से आपके लेखन को भी जाना जाता है जी। आपने 2014 में नंदा राजजात पे भी, जी हाँ, जी, जो हमारे कहीं न कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्कृति और ऐतिहासिक पक्ष को बड़ी मजबूती के साथ रखती है, और बड़ी 240 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा जो आपने पूरी की, किस तरह का अनुभव उस यात्रा में रहा, और उस अनुभवों को किस तरीके से आपकी जो संस्तुतियाँ रही हैं, हमारा शासन प्रशासन उनको किस तरीके से लेता है? देखिए 2014 में जो यात्रा की थी, उस समय मैं यूकॉस में था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, एक सीनियर साइंटिस्ट के रूप में था, सोशल साइंटिस्ट के रूप में। तो क्योंकि ऑफिशियली गया था, तो मैं और मेरे मित्र, मेरे साथ कोलीग जो साइंटिस्ट थे, डॉक्टर कैलाशनाथ भारद्वाज जी, तो हम लोगों ने वो यात्रा की, और बहुत सारे और मित्र भी थे। तो 2014 की जो हमारी यात्रा शुरू हुई, शुरुआत के प्रवाह से और होमकुंड तक रही, बहुत सारे अनुभव हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, तो उसको हमने एक डॉक्यूमेंट के रूप में किया, एक अध्ययन यात्रा के रूप में, शासन में भी उससे संस्कृति की। एक तो ये है कि उस समय भी कई अव्यवस्थाएं रही थी, तो बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ थी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बिंदु उसमें रह गए। और ये एक हम लोगों ने दिया कि क्योंकि इन 10-15 साल, 12 साल हो गए होंगे, 14 से लेकर के अगर हम देखें तो लगभग 13 साल हो गए। 13 साल में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आए हैं। 13 साल में एक नया वर्ग बच्चा आया है, जो नई पीढ़ी आया, और जो पीढ़ी अब घूमने फिरने वो है। हमारे लेवल में तो जब हम घूमने जाते थे तो किसी मकसद को देखने के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, लेकिन एक नया तबका भी आया है जो केवल घूमना फिरना चाहता है या वो चाहता है, उसको हम किस तरीके से नियंत्रित करें। बहुत बड़ी भीड़ आने वाली है, इजी हो गया है, सोशल दबाव पड़ेगा, बहुत सारी चीजें, पारिस्थितिकी संतुलन जब उसी समय था, उसी समय इतना ज्यादा हुआ कि अगर कहा जाए तो उस समय की भरपाई मुझे नहीं लगता कि 13 साल में पूरी हो पाई होगी। पारिस्थितिकी जो नुकसान 2014 में हुआ होगा, मुश्किल है कि तो ये सुझाव उसमें, हाँ बहुत सारे सुझाव हैं। पूरी रिपोर्ट वो है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने प्रस्तुत की है, सरकार उसमें चिंतन भी कर रही है, बहुत सारी चीज़ें आई भी हैं। इस बार जब यह यात्रा शुरू होने की बात आई थी, तो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से भी उस प्रोजेक्ट, उस रिपोर्ट्स को अपने माध्यम से कहा कि इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, क्योंकि ये चुनौतियाँ आनी होगी। क्योंकि 13 साल बाद का जो नया बच्चा उस समय 10 साल का होगा, वो 23 साल 24-25 साल का होगा, और उसकी सोच और हमारी सोच में जनसंख्या का दबाव भी होगा, बहुत अंतर होगा। उस समय महिलाएं उस रूप में नहीं थी, इस बार बहुत ज़्यादा महिला हो, पुरुष हो, पूरे विश्व स्तर पे जाएगा। तो किस तरीके से हम उसको नियंत्रित कर पाएंगे, ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात आपने जो कही, पारिस्थितिकी तंत्र का, क्योंकि उसको हम भरपाई नहीं कर सकते। जो एक बार अगर ख़त्म हो गया, प्लास्टिक अगर उसके अंदर नीचे जज्ब हो गया, तो कोई उसको चेंज नहीं कर पाएगा।
और वो इस तरीके का सेंसिटिव एरिया है बिल्कुल, कि जहाँ चलते हुए ही ऐसा लगता है कि आप किसी समुद्र में या किसी उसमें चल रहे, समुद्र शिला जो जगह है। हाँ। तो निश्चित रूप से हमें कुल मिला के बहुत संवेदनशील पहाड़ भी है हमारा। जी जी। डॉक्टर अरुण, आपकी इन यात्राओं के ही क्रम में एक यात्रा आपकी रवाई घाटी में जो जौनसार भाबर तक गई थी। जी 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 जी। इस यात्रा में भी क्या आपका अध्ययन के विषय थे और कौन कौन लोग इस यात्रा में शामिल थे आपके साथ? जो 2016 में वो यात्रा और रवाई की ओर जो थी, और बड़कोट से लेकर के सरबडियाट जो गांव है, जिसके जो पट्टी उसके 8 गांव हैं, उन 8 गांवों में गया। तो वो पहले एक कहावत थी कि मतलब वो वहाँ सरनोल, उसके आगे बडियाट है, बडियाट मतलब एक दूसरी दुनिया थी, दूसरी दुनिया, हिमाचल का बिल्कुल हिमाचल के वर्ड में था। तो हमारी नज़र में कह सकते हैं कि वो लोग पीछे हैं, लेकिन अगर आप उन जीवन को देखें, देवाल के इलाके को हाँ, उस जीवन को देखें तो वो इतना समृद्ध जीवन है और इतना खुशहाल जीवन है कि वैसा हम लोग नहीं जी पाएंगे। तो जब हमने वो देखा, लेकिन सुविधाओं के अभाव में, उस समय सड़कें नहीं है बहुत, अब तो बहुत सारे चेंज हुआ उसमें। प्रदीप टपटा जी थे, पलायन एक चिंतन जो रतन दसवाल जी हमारे मित्र हैं, हाँ, उस ग्रुप के, उन्हीं के माध्यम से हमने की, और बहुत सारे चीज़ें वहाँ पे आई। बहुत सारे लोगों की जो दुख दर्द है उसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। उनके लोकगीत उन्हीं दुख दर्दों पे बने हैं कि किस तरीके के लोग जो है अपने उसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाओं के अभाव के कारण। लेकिन निश्चित रूप से अभी तो चेंजेस आए हैं, अब सड़कें आ गई हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्थानीयता की जो आर्थिकी है, जो हमारे सबसे जो कमज़ोर पक्ष हमारा रहा कि हमने उन्नति तो की, लेकिन जो स्थानीय रूप से जो हमारे परंपरागत रूप जो स्थानीय आर्थिकी थी, उस आर्थिकी को हम न तो आगे बढ़ा पाए और बचा भी नहीं पाए, और वो थोड़ा सा कमतर हो रही है। जो परस्पर आत्मनिर्भरता थी, बार्टर इकोनॉमी थी हमारी, वो कहीं ना कहीं वो जो है थोड़ा सा कम हो गया। डॉक्टर अरुण, इसी में एक यात्रा और बड़ी महत्वपूर्ण थी, जैसे मैंने आपके बारे में देखा, वो थी बागेश्वर में दानपुर घाटी की। हाँ जी, जी। दानपुर घाटी का अनुभव, चूंकि वो हमारे चमोली के देवाल से लगा हुआ हिस्सा है, जी, जी, जी। और बहुत आज के दिन भी, अभी तक भी बहुत कम हिस्सों तक उसकी सड़क पहुंची है। उस समय क्या स्थितियां थी उस यात्रा के दौरान? हाँ, वो भी हमने लगभग 2016 के तुरंत बाद की थी, दानपुर की यात्रा, जो बागेश्वर से शुरू होकर होते हुए, और बाछम एक ग्राम सभा है जो 15 किलोमीटर के रेंज में है। आप लोग आइए, एक ग्राम सभा 15 किलोमीटर में है, और जिसमें करीब 8-10 गांव है। और जो दानू जो वहाँ के लोग हैं, तो दानू एक अलग तरीके का, वो जो पूरा दानपुर एरिया, उन्हीं के दानपुर, तो बाहरा दानपुर कहते हैं उसको, बदकोट में भी, और कपकोट का इलाका है, और बदकोट मतलब बारह दानू जो सयानी जिनको कहा जाता है, तो उनके उसमें था। और उस यात्रा में था कि उनकी जो स्थानीय समृद्धता तो है, लेकिन आधुनिक सुविधाओं का अभी भी अभाव था। इसी क्रम में, चूंकि आप बहुत गंभीर एक अध्येता हैं, लेखक हैं घुमक्कड़ी के रूप में, और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने आपकी एक पुस्तक की, चले 7 पहाड़, इसको राहुल सागरत्यान पुरस्कार के रूप में भी आपका नवाजा गया। अभी तक आपकी कई 8 पुस्तकें प्रकाशित, उनका जरा विवरण देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कौन सी, किस तरह की पुस्तकें आपने लिखी? देखिए, पहली किताब तो मेरी उत्तरांचल में उद्यमिता विकास, क्योंकि इंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट से मैं जुड़ा रहा आपके उद्यमिता विकास संस्थान से, तो मेरे पीएचडी का भी विषय था, तो वो एक आया था। तो उसमें ये था कि किस तरीके के हम इंटरप्रेन्योरियल अपने यहाँ के कर सकते हैं, और वो सारी चीज़ें थी। दूसरी पुस्तक, जब उस समय कुंभ यात्रा, वो कुंभ का समय था, तो कुंभ को देखते हुए एक यात्रा, मतलब एक किताब के रूप में थी। तीसरी जो थी, क्योंकि मैं गांव में जब गया तो देखा गया कि कैसे गांव में, मैं जब 2016 में एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद में अपने मेरे दिमाग में ये था कि रिटायरमेंट के बाद जाऊंगा, तो एक रिटायरमेंट, अगर मुझे गांव में रहना है तो पहले कुछ प्रैक्टिस मिले, तो मैं 2016 में चला गया अपने। ये खैट वाली क्या, वो सबसे लेटेस्ट है, लेटेस्ट 8वां। तो उससे पहले एक लोक देवताओं का, क्योंकि गांव में जून के महीने जो है आने का रिवाज है, तो क्योंकि हमारी लोक देवी झालीवाली थी, तो उसको लेते हुए लोक देवी देवताओं पे एक किताब हिमालय के, हाँ, उसको लेकर के किया। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा जो ये रिसर्च हमने जो की थी, अध्ययन यात्राएं जो तो 30 साल का वो लेकर के हम जो है उस पे पुस्तक की। और वो बहुत अच्छी बात है कि बहुत जितने विद्यालय हैं या शैक्षिक संस्थान है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसको सराहा। अरुण, अंत में, क्योंकि ये समय भी हमारा धीरे धीरे बीत रहा है, एक और आपके जीवन का जिस काम पे आप इस समय लगे हैं, आपने
अवकाश ग्रहण करने के बाद अपने गांव चामी को अंगीकृत किया और बच्चों के लिए एक संगठन बनाया जी, टीनेजर क्लब चामी। किस तरह की एक्टिविटी, बस संक्षेप में देखिए, मैं जानकारी जब 2016 में गया तो बहुत एक लंबा समय होने के बाद जब आप कहीं अपने ही समाज में जाते हैं तो थोड़ा अजनबी रहते हैं। बिल्कुल, अपने ही घर पे अगर आप कई साल बाद या कई तरीके से जाते हैं तो एक अजनबी। तो मुझे लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे लगा कि 2 ही काम मैं कर सकता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा दिशा, क्योंकि मेरे अनुभव है, मैं गाँव में रहूँगा, तो बच्चों को लेकर के, और फिर मुझे लगा कि इसकी मदद अगर मैं बच्चे और उनकी माँ, मतलब जो उनकी मदर वाला जो पक्ष है, और तो बहुएं और बच्चों को लेकर के काउंसलिंग भी कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। तो अपने मित्रों का, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक था कि इतना लंबा है, मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं जिनके पास अच्छे संसाधन हैं, समृद्ध लोग हैं, तो वो मदद कर सकते हैं। तो उनकी मदद से लगभग गांव के सारे बच्चों को 12वीं तक की जो पढ़ाई है किसी भी तरीके की, उनको जो गांव में रह के अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को गांव में रहते हुए आप अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से हर आदमी गरीब है, हर वर्ग का गरीब है, जो भी गांव में रह रहा, मेरे मानना ही है। डॉक्टर अरुण बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, और चूंकि चर्चा में समय इतना बीत गया, हमें भी पता नहीं चला। अगली बार फिर नए संदर्भ में कभी आपसे बातचीत होगी। एक बार आप दूरदर्शन देहरादून के स्टूडियो में आए, आप सबका मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और दर्शकों, ये थी हमारी आज की बातचीत अनुभव कार्यक्रम के अंतर्गत। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने अनुभवों से हमें और भी नए संदर्भ देते रहेंगे, अवगत करा देंगे अपनी प्रतिक्रिया से। और देखते रहिए उत्तराखंड दूरदर्शन। नमस्कार।